बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिलाल हसन, योर फिज़िक्स टीचर। हम चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। व्हाट इज़ मीन बाय अकॉस्टिक? सबसे पहले हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स by soft and porous surfaces is called acoustic protection। मीन्स कि वो आवाज़ें जो कि हम सुनना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे जैसा कि मैं अपने रूम के अंदर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मेरे रूम से बाहर डिफरेंट तरह की जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। जस्ट लाइक रोड में से कोई मोटरसाइकिल चला के जा रहा है, वो वहाँ पे हॉर्न बजाता है, या फिर घर वाले इस रूम से बाहर जो बैठे सहन में वो बातें कर रहे हैं। तो अब ये वो वाली आवाज़ें हैं जो इस वक्त मैं नहीं सुनना चाहता, वो मेरे लिए अनडिज़ायरेबल हैं। तो अब उनको मैं सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस की मदद से एब्जॉर्ब करवा दूँ। मींस कि वो हमारी दीवार के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, या फिर जो बाहर वाली आवाज़ें हैं वो बाहर वाली दीवार से टकरा के वापस पलट के वापस चली जाएं। तो इसका मतलब ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, इसको नाम दिया जाता है एकॉस्टिक प्रोडक्शन। ये किस लिए और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आइए देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट इफ़ द सरफेस इज़ रिजिड एंड स्मूथ। कि अगर हमारे पास जो सरफेस है वो रिजिड और स्मूथ हो तो उसके अंदर साउंड की रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी। एंड लेस इफ़ द सरफेस इज़ सॉफ्ट एंड इरेगुलर। और अगर हमारी सरफेस सॉफ्ट और इरेगुलर शेप की होगी, जस्ट लाइक सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल सच एज draperies and rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes and softening noises। तो इसका मतलब कि वो वाली surfaces जिनके अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी कम होती है, तो अगर उनके अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी कम होगी तो इसका मतलब कि उनके अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो वो उन साउंड्स को, वो उन साउंड वेव्स जो कि हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह वो आवाज़ें अब हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। यही मेथड कहलाता है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। अब जिस तरह के मैंने आप लोगों से कहा कि वो चीज़ें जो कि रिफ्लेक्टिंग ज़्यादा होती हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक ही छत के नीचे अगर हम देखें कि हमारे पास धूप के अंदर एक वाइट कलर की कार है और दूसरी ब्लैक कलर की कार है, तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगी? तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर होगा दैट इज़ ब्लैक कार। तो क्योंकि ब्लैक कलर इज़ द परफेक्ट एब्जॉर्बर, वो तमाम के तमाम हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वाइट कलर इज़ अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, जैसा कि आप लोगों ने लेज़लिस क्यूब के अंदर पढ़ा था कि उसमें 4 तरह की सर्फेसेस हैं। तो सेम इन द केस हम एक ऐसी टेक्निक की मदद से अनडिज़ायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसेस, और ये टेक्निक कहलाती है acoustic protection। Acoustic protection, when sound reflects from walls, ceilings and floor of rooms, the reflection surfaces are too reflective and the sound becomes garbled। अब देखो कि अगर हम एक खाली रूम के अंदर अब हमारी आवाज़ सामने वाली दीवार से या छत से या हमारे फर्श से टकरा के वापस आती है, और अगर वो रिफ्लेक्शन की तादाद ज़्यादा हो, द नंबर ऑफ वेव्स आर रिफ्लेक्टिंग मोर, तो इसका मतलब कि उन साउंड्स के अंदर ग्रैबल्ड हो जाएगा, वो साउंड आपस में मिक्स हो जाएगी। दिस इज़ ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन दैट इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन। और ये वाला जो प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं कि हमारी आवाज़ बार बार कभी दीवार से टकराती है, कभी छत से टकराती है, कभी फर्श से टकराती है, और हर मरतबा हमें वो आवाज़ डिफरेंट तरह से सुनाई देती है। ये वाला प्रोसेस एक्चुअली मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है और इसे नाम दिया जाता है रिवर्बरेशन। तो ये तो हमारा था इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक के बाद। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज से मुराद वो वाली फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि एक ह्यूमन बीइंग का एयर आसानी से जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो अब आइए इसे हम डिफाइन करते हैं। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन एयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। कि वो वाली आवाज़ों की रेंज, आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी की रेंज जो कि इंसानी कान सुन सकता है, वो वाली आवाज़ें कहलाती हैं ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और वो वाली आवाज़ें जिनको इंसानी कान नहीं सुन सकता वो कहलाती है अनऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो अब हम देखते हैं कि इंसानी कान, जो एक सेहतमंद इंसानी कान है जैसा कि बच्चे हैं या एक जवान इंसान है, उसके अंदर जो हमारे पास ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है। अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। सम बुक्स के अंदर ये 20,000 हर्ट्ज़ को 20K हर्ट्ज़ भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज के मीन
मीन्स किलो, और किलो की हम पावर पढ़ते हैं 1000, तो आप लोगों ने उसमें सोच में नहीं पड़ जाना कि वहाँ पे 20,000 हर्ट्ज हमने पढ़ा है तो यहाँ पे 20K हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो वो सेम बात है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकता है, मीन्स कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को भी वो सुन नहीं सकता और 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को भी वो नहीं सुन सकता। तो अब हम देखते हैं कि बूढ़े इंसानों के दरमियान जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, अब वो देखें कि अगर हम उनके सामने आहिस्ता आवाज़ से बात करें तो वो उन्हें सुनाई नहीं देती, वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने क्या फरमाया है, दोबारा फिर से बोलिए। और जो हमारे इर्द गिर्द नवा के अंदर जो बच्चे हैं जो कि हमारी हल्की सी हल्की भी आवाज़ को बआसानी से सुन लेते हैं। तो एक्चुअली एज के साथ साथ इंसानी जो ऑर्गन्स हैं उनकी कैपेसिटी डाउन होती जाती है। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी. It also decreases with age. Young children can hear sound of 20,000 hertz, but old people cannot hear sound even above 15,000 hertz. तो यहाँ पे एक MCQs भी बन सकता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ज़्यादा है, और वो कितनी है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और जो हमारे पास हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑडियोबल रेंज है वो है 15 हर्ट्ज। तो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफाइन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 11 के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अब ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी एग्जाम्स में आता है और सम टाइम ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के सूरत में भी आता है, जैसा कि डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड राइट डाउन इट्स यूजेस, व्हाट इज़ मीन बाय सोनार। तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस हम अपने अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हैं। तो जैसा कि हम ऊपर ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर पढ़ चुके हैं कि इंसानी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, और जो इससे कम या इससे ज़्यादा वाली आवाज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं। तो याद रखिए कि वो वाली आवाज़ें जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ें फ्रीक्वेंसी रेंज में आती हैं, उन आवाज़ों को नाम दिया जाता है अल्ट्रासाउंड वेव्स, और अल्ट्रासाउंड को हम अल्ट्रासोनिक्स भी बोलते हैं। तो आइए हम अब डिफ़ाइन करते हैं। Sounds of frequency higher than 20,000 hertz which are inaudible to normal human ear is called ultrasound और ultrasonics. Means कि वो वाली आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, वो इंसानी कान उन्हें सुन नहीं सकता, और वो वाली आवाज़ें क्या कहलाती हैं, अल्ट्रासाउंड, या फिर उनको हम दूसरा नाम देते हैं अल्ट्रासोनिक्स। तो हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड और इसके यूजेस की तरफ, जो कि हमारे पास आज का लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला यूज़ अब हम देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कैरी मोर एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, वो वाली वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो चूँकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी की रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा से शुरू होती है, तो इसका मतलब कि ये बहुत ही एनर्जेटिक रेज हैं। Therefore, according to the wavelength V is equal to f lambda, the wavelength of ultrasonic waves is very small and is very useful for detecting very small objects. जैसा कि हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का था उसमें देखा कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो आपस में इन्वर्स रिलेशन में आते हैं। तो वो वाले जो साउंड है, वो वाली वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी वो आसानी से बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन और एटम्स के अंदर से पास कर जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो रेडिएशंस हैं, जो वेव्स हैं, ये इस्तेमाल की जाती हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल होती है। कि अब हम देखते हैं कि हमारी अल्ट्रासोनिक जो रेडिएशंस हैं वो मेडिकल फील्ड के अंदर किस तरह से इस्तेमाल में आती हैं। इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज और ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। For diagnosis of different diseases, ultrasonic waves are made to enter the human body through transmitters. These waves are reflected differently by different organs, tissues, or tumors, etc. The reflected waves are then amplified to form an image of an internal organs of body on the screen. इसके अलावा मेडिकल फील्ड के अंदर अल्ट्रासोनिक का यूज़ किस तरह से है। पावरफुल अल्ट्रावायलेट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड आर्टरीज,
कि जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर खून का ब्लॉक हो जाना, तो उन ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए भी जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड्स कैन आल्सो बी यूज टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पसेस, कि जो हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए भी अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जर्म्स एंड बैक्टीरियाज इन लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उनको किसी भी लिक्विड के अंदर से जो वायरसेस है, जर्म्स है और बैक्टीरियाज है उनको भी किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हैं एक्चुअली उसके 6 यूजेस। अब इसका जो 7 और 8 यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके यूजेस के अंदर से एक अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बनता है? डिफाइन सोनार एंड हाउ दिस टेक्निक इज़ यूज्ड। तो अब हम डिफाइन करते हैं सोनार्स को। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डेप्थ ऑन द फ्लोर। EDC मीन्स कि जो अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस हैं उनको समंदर की गहराई या समंदर की तह में रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अब हम नीचे जाकर देखें, उससे बेहतर है कि हम उनके ऊपर अल्ट्रासाउंड की रेडिएशंस को फॉल करवा के हम उन रेडिएशंस को स्टडी करके हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर लें कि नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट, उसका साइज़ क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। और यही टेक्निक जिसकी मदद से हम अंडर वाटर डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, वो वाला मेथड, ये वाली टेक्निक कहलाती है सोनार। Sonar means sound navigation and ranging. The sound waves are sent from transmitter and receivers collect the reflected sound. The time lapse is calculated knowing the speed of sound in water. The distance of the object from the ocean surfaces can be estimated. कि हम जो अल्ट्रासाउंड रेडिएशंस हैं उनको हम अपनी एक शिप की मदद से, एक ट्रांसमीटर की मदद से हम उनको वाटर के अंदर फॉल करवाते हैं, और जब वो नीचे टकरा के वापस आती हैं तो एक कलेक्टर की मदद से उन रेडिएशंस को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने के लिए उसे जितना टाइम लैप लगता है, जितना वक्त दरकार है, हम उसको S इज इक्वल टू VT के फार्मूले से हम समंदर की जो गहराई है, ओशन की जो डेप्थ है, उसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा सोनार की टेक्निक को क्रैक्स और जो दरारें हैं हैवी मशीनरी के अंदर जो हम आसानी से नहीं देख सकते, उनको भी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोनार रेंजिंग इज आल्सो यूज्ड टू सी द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ मूविंग पार्ट्स of high-speed heavy machines such as turbines, engines of ships and airplanes due to excessive use। कि जिस तरह हमारे पास जो पुर्जे हैं, जो मशीन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, वो वक्त के साथ साथ घिसते रहते हैं, तो उनके अंदर दरारें और क्रैक्स बन जाते हैं जो कि हमें ज़ाहिरन तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो किसी बहुत बड़े ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तो इसलिए उनको डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। कि देखिए, हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड रेडिएशन तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो वाली वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। तो यही है इसका ये बेनिफिट है कि इसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ये उन जो हमारे पास स्मॉल क्रैक्स हैं जो विजिबल नहीं हैं उनके अंदर से भी आसानी से गुजर सकती हैं। तो उनमें से अगर ये वेव्स गुजर जाएँ तो इसका मतलब कि उन टर्बाइंस के जो पार्ट्स हैं, जो हमारे पास एरोप्लेन्स के इंजन के पार्ट्स हैं, उनके अंदर क्रैक्स हैं, तो उनको हम फ्लाई से या फिर उनको शिपिंग करने से पहले ही हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 इख्तिताम पज़ीर होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।